हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम लोग फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग आज जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चंस जैसे हमने ईडियम्स में किए थे उसी टाइप से हम लोग फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे हमें ना मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग फ्रेजल वर्ब के अगर हम बारे में बात करें, देखिए फ्रेजल वर्ब्स एक वर्ब होती है, जैसे पुट रखना एक वर्ब होगी। पुट है, गो है, कम है, ब्रेक है, कोई सी भी वर्ब होती है। उस वर्ब के साथ कोई एक प्रपोजिशन या कोई एडवर्ब जोड़ा जाता है। इसके साथ में वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन जोड़ा जाता है या कोई एडवर्ब जोड़ा जाता है। ठीक है, वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन जैसे कि ऑन, अप, आउट, ठीक है, फॉर, इन, इनटू, जो प्रपोजिशंस होते हैं वो वर्ब के साथ जोड़े जाते हैं। वर्ब के साथ प्रपोजिशन को जोड़ा जाता है और फिर इनका अर्थ देखते हैं हम लोग। ये ईडियम्स की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार से ईडियम्स में जब आप अर्थ करते हो तो उनका शाब्दिक अर्थ, उनका लिटरल मीनिंग अलग होता है और वास्तविक मीनिंग अलग होता है। शाब्दिक अर्थ अलग होता है, वास्तविक मीनिंग अलग होता है। सेम उसी टाइप से फ्रेजल वर्ब का भी शाब्दिक अर्थ अलग होगा, वर्ड मीनिंग अलग होगा, बट उनका जो रियल मीनिंग होगा, जो उनका एक्चुअल मीनिंग होगा, वो उनका अलग होगा। जैसे मैं बात करूं, पुट एक वर्ब है और इसके साथ में हमने एक प्रपोजिशन जोड़ दिया आउट, पुट आउट। वर्ब पुट के साथ हमने एक प्रपोजिशन जोड़ दिया आउट, पुट आउट। तो पुट आउट का हिंदी मीनिंग क्या होगा? अगर हम इसको हिंदी मीनिंग, वर्ड मीनिंग देखें तो वर्ड मीनिंग तो क्या है इसका? पुट यानी रखना, पुट यानी रखना होता है, आउट यानी बाहर, कि बाहर रखना। शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया इसका? बाहर रखना। लेकिन दोस्तों, इसका वास्तविक मीनिंग अलग होता है। शाब्दिक अर्थ तो हो गया बाहर रखना और वास्तविक मीनिंग इसका अलग होता है। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। इसका वास्तविक मीनिंग होता है आग बुझाना। अब चाहे वो आग बुझाओ, चाहे वो ऐसा भी होता है कि जो लैंप है, लाइट है, बल्ब है, उसको बुझाने के लिए, बत्ती बंद करने के लिए भी पुट आउट यूज़ करते हैं। पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लालटेन, लैट्रिन, ठीक है ना, पुट आउट द फायर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश, आग बुझाना, हिंदी में, इंग्लिश में एक्सटिंग्विश। और इसका ये तो एक प्रॉपर वर्ड हो गया और इसको इनफॉर्मली हम लोग बोलते हैं पुट आउट। मतलब ये जो ईडियम्स होते हैं, ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ये एक तरह से ना लैंग्वेज के ये पर्ल्स हैं, डायमंड्स हैं, ये ज्वेलरी है। जब आप इनको यूज़ कर लेते हो ना, आपकी लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। एक तो आप एक्सटिंग्विश बोलो, एक आप पुट आउट बोलो, तो ज़्यादा अच्छा वर्ड माना जाता है पुट आउट। ये ना एक तरह से उसके एम्बेलिशमेंट्स हैं, ये उसके आभूषण हैं, ये उसको खूबसूरत बनाते हैं लैंग्वेज को। तो हमें ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को याद भी करना चाहिए और उनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ भी करना चाहिए। ठीक है, पुट आउट यानी आग बुझाना। जैसे अगर हम बात करें, ये तो आग बुझाना हो गया। एक होता है बुझाने के लिए ब्लो आउट, और होता है ब्लो आउट, फूंक दे करके बुझाना। जैसे कैंडल को बुझाना है तो पुट आउट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा पर्टिकुलर वर्ड है ब्लो आउट। ब्लो आउट मतलब फूंक दे करके किसी चीज़ को बुझाना। लालटेन को बुझा रहे हो, चाहे आप मोमबत्ती को बुझा रहे हो, किसी दिए की बाती को फूंक दे करके बुझा रहे हो, तो ब्लो आउट कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक
वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ करके फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। इनके शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं, वास्तविक अर्थ अलग होते हैं। इडियम्स की तरह इनके अर्थ शाब्दिक अलग होते हैं। वर्ड मीनिंग तो हो गया बाहर रखना, और वास्तविक अर्थ हो गया इसका आग बुझाना। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, पीडीएफ जो मैंने आपको अवेलेबल करवाई है, आप देखना उस पीडीएफ में मैंने मोर देन 500 फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं आप लोगों को। वो सारे फ्रेजल वर्ब्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। वो सारे नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है वो, कि दुनिया भर के जितने भी इंग्लिश के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं मैंने सब आपको नोट्स दे दी, नहीं। मैंने केवल वो दिए हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं या अब आगे आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। मुझे जो लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने उनको सबका एक कलेक्शन करके आपको मैंने फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं। तो आप करेंगे क्या दोस्तों, उन फ्रेजल वर्ब्स को आप ना डेली 5-10 फ्रेजल वर्ब्स याद कर लें। कभी आप पुट के याद कर लें 5-10, कभी आप गेट के याद कर लें, कभी आप ब्रिंग के याद कर लें, ठीक है ना, कभी आप टेक के कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद कर लें। तो अगर आप 10-10 याद करोगे तो आपको ना 1-1.5 महीने में पूरे फ्रेजल वर्ब्स पता चल जाएंगे। और कोशिश करें एक दिन बैठ करके पूरे फ्रेजल वर्ब पढ़ लें, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि 10-10 तो आपको डेली याद करने। और उससे भी आप एक अलग काम कर सकते हैं कि आपने पूरे फ्रेजल वर्ब एक साथ पूरे पढ़ लिए कि हाँ 500 ये इंग्लिश वर्ड है, ये उसका हिंदी मीनिंग है, ये उसका उदाहरण है। ध्यान से पढ़ लिया, उसको याद मत करो, रटो मत। उसके बाद ना आप क्वेश्चन पेपर देखो और क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देख करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। वो जितने आते हैं कर लो, जितने बाकी नहीं आते हैं मत करो, कोई बात नहीं। फिर दोबारा आप क्वेश्चन चूंकि आपने देख लिए तो दोबारा फिर आप फ्रेजल वर्ब्स के उनको याद करो और एक बार पूरा देखो, फिर ढंग से थोड़ा याद करो उनको। अपने दिमाग से लिंक जोड़ने की कोशिश करो कि अच्छा ये ऐसे बन गया होगा, इसका ये मीनिंग हो गया होगा थोड़ा। हालांकि ये ईडियम जितने लिंक तो नहीं कर पाएंगे, ये तो एक तरह से बिल्कुल वोकेबलरी है। ईडियम्स को तो फ्री में हमने कनेक्ट करके काफ़ी कुछ कोशिश की कि हमें याद रह जाएँ, लेकिन हाँ इनको थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। बट अगर आप 10-10, 5-5 डेली याद करोगे और उनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना शुरू कर दोगे ना आप, तो आपको ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से ये याद हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फ्रेजल वर्ब्स याद करें, इनको क्वेश्चंस करें, फिर फ्रेजल वर्ब याद करें और फिर एक बार क्वेश्चंस करें। और जो मेरे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसके वीडियो को भी आप 1-2 बार देख लें ताकि आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये फ्रेजल वर्ब पढ़ने का आपका तरीका रहेगा। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, इनको कैसे करते हैं, कैसे याद करना है, कैसे करना है बता दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने, द स्ट्राइक वॉज आफ्टर नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस होता है बातचीत करना, विचार विमर्श करना, समझौता करने की कोशिश करना, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करना, समझौता करने की कोशिश करना। तो स्ट्राइक वॉज आफ्टर नेगोशिएशन, समझौता होने के बाद, नेगोशिएशन करने के बाद स्ट्राइक को क्या कर दिया जाता है, बातचीत हो गई, नेगोशिएशन हो गया, स्ट्राइक खत्म कर दिया जाता है। तो स्ट्राइक खत्म करना, कॉल ऑफ, कट ऑफ, टेकन ऑफ, कॉल अप। तो देखो कॉल ऑफ हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ यानी होता है निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना। अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं कि अभी ख़त्म ही हो गया, अभी ये होगा ही नहीं आगे, उसको आप बोलते हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ यानी बिल्कुल निरस्त कर देना। एक वर्ड होता है दोस्तों पुट ऑफ, याद कर लेना, आगे भी 2-3 बार आएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को कैंसिल ही कर दिया, अब होगा ही नहीं। जैसे आपने कहा कि साहब ये मैच जो है कॉल्ड ऑफ हो गया। कॉल्ड ऑफ मतलब वो मैच अब नहीं होगा, और पुट ऑफ हो गया मतलब आगे पोस्टपोन हो गया, आगे स्थगित हो गया, आज की तारीख में नहीं होगा, लेकिन 10 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर होगा। जैसे हमारे यहाँ अभी कुछ दिनों पहले पटवारी का जो एग्ज़ाम था राजस्थान में, उसको उन्होंने पुट ऑफ कर दिया, कैंसिल नहीं किया, उसको कॉल ऑफ नहीं किया, उसको पुट ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ तो बिल्कुल निरस्त कर देना होता है, और पुट ऑफ होता है आगे बढ़ाना, पुट ऑफ। तो द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर नेगोशिएशंस। स्ट्राइक को नेगोशिएशन के बाद कॉल ऑफ कर दिया गया, बिल्कुल ही निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना। पुट ऑफ होता है पोस्टपोन कर देना। कट ऑफ होता है काट करके अलग करना, या खर्चे में कटौती करना भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका यूज़ होता है। कट ऑफ, खर्चे में कटौती कर देना। एक्सपेंस को, एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको काटना, कम करना, कटौती करना खर्चे में। टेक ऑफ होता है हवाई जहाज का ऊपर उड़ना। हवाई जहाज जो ज़मीन से नाता छोड़ करके, रिश्ता छोड़ करके, कनेक्शन छोड़ करके जब ऊपर उड़ जाता है, उसको आप बोलते हैं टेक ऑफ, ठीक है। टेक ऑफ कपड़े उतारने के लिए होता है, कोट उतारना,
इसके अलावा अगर आप कोई हैट पहनी हुई है वो उतारना, उसको भी आप टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है ना, टेक ऑफ। पुट ऑन कपड़े पहनना होता है, टेक ऑफ कपड़े उतारना होता है। टेक ऑफ, टेक योर शूज़ ऑफ, जूते उतारने के लिए यूज़ करते हैं। कॉल अप, किसी को फ़ोन करना, कॉल अप कहलाता है। तो ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आएंगे। एक वर्ब होगी, उसके आगे कोई प्रपोजिशन लगा होगा, उसका शाब्दिक अर्थ अलग होता है, इसलिए आप शाब्दिक अर्थ करके इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। कहीं आपको लगा कॉल यानी बुलाना और ऑफ यानी बंद कर देना, बुला करके किसी को बंद कर देना, नहीं। इसका मतलब होता है कि कोई स्ट्राइक को, कोई प्रोग्राम को, कोई शादी को आप बिल्कुल ही कैंसिल ही कर दिया। लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे थे तो लड़की वाले ने बुरा लगा, उन्होंने कहा यार ये आज ही दहेज मांग के परेशान कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे, कि हमारी बेटी को परेशान तो नहीं करेंगे, जला तो नहीं देंगे। इस डर के मारे लड़की वालों ने क्या कर दिया, शादी को कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ मतलब बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया। और कोरोना की वजह से कुछ लोगों ने शादी को पुट ऑफ कर दिया। तो पुट ऑफ मतलब अभी नहीं होगी शादी, कोरोना के टाइम के बाद में होगी। तो पुट ऑफ यानी आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर नेगोशिएशन। स्ट्राइक को नेगोशिएशन के बाद कॉल ऑफ कर दिया गया। कॉल ऑफ मतलब निरस्त ही कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। द चीफ गेस्ट विल द प्राइजेस। चीफ गेस्ट जो है वो प्राइजेस को, इनाम को बांटता है। तो बांटने के लिए बोलते हैं गिव ओवर, गिव अप, गिवन, गिव अवे। गिव अवे यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अवे। गिव इन होता है हार मानना, ठीक है, हार मान लेना। गिव अप कर देना, गिव इन हार मान लेना। गिव अप भी हार मानना होता है, लेकिन ये होता है प्रयास करना, छोड़ना, त्यागना, बुरी आदत छोड़ना, त्यागना, प्रयास छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप योर एफर्ट। तो नेवर गिव अप, कभी प्रयास करना मत छोड़िए, उदाहरण भी दे रखा है आपको मैंने। तो गिव अप यानी छोड़ना, त्याग करना। गिव इन यानी हार मानना, ठीक है ना। गिव ओवर, आगे किसी को गिव ओवर करना, सौंपना, आगे देना। बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BCD। गिव अप यानी छोड़ना, त्याग करना। गिव इन यानी हार मान लेना, सरेंडर कर देना, टू सरेंडर। गिव अवे यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, इनाम वगैरह बांटना, उसके लिए गिव अवे आएगा। तो चीफ गेस्ट ने प्राइजेस को गिव अवे किया, बांटा, ठीक है। विल गिव अवे, बांटेगा, ये हो जाएगा इसका। तो ऐसे आपको ये फ्रेजल वर्ब्स करने होते हैं। तो आपको याद कर ले अच्छी तरह से, जब याद कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द एनिमी आर्म्स। दुश्मनों ने आर्म्स को, हथियारों को, आर्म्स यानी भुजाएं नहीं है यहाँ पर, आर्म्स यानी हथियार है। तो एनिमी ने, आर्म्स का मतलब भुजाएं भी हो सकता है, बट अर्थ दो हो जाते हैं, आर्म्स भुजाएं भी होता है और हथियार भी होता है। द एनिमी आर्म्स लेट इन, लेट डाउन, ले अप, ले ऑफ। तो देखो ले डाउन होता है फ्रेजल वर्ब। ले डाउन यानी सरेंडर करना, ले डाउन यानी हथियारों को नीचे डाल देना। ले यानी रखना, डाउन यानी नीचे, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो हथियारों को नीचे रखना, नीचे डाल देना, सरेंडर कर देना। तो एनिमी ने अपने हथियारों को सरेंडर कर दिया, टू सरेंडर कर देना, ले डाउन। तो द एनिमी लेट डाउन आर्म्स, दुश्मनों ने क्या किया, आर्म्स को लेट डाउन कर दिया, हथियारों को उन्होंने नीचे डाल दिया, लेट डाउन, ये हो जाएगा सरेंडर कर देना, ठीक है। और देखिए आप, राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल। जो बढ़ती कीमतें हैं, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, विल फोर्स पीपल, ये लोगों को फोर्स करेंगी, टू एक्सपेंडिचर, लोगों को फोर्स करेंगी काहे के लिए, एक्सपेंडिचर को, खर्चों को कट अप करने की, कट डाउन करने की, कट ऑफ करने की, कट अक्रॉस। बढ़ती कीमतें लोगों को फोर्स कर रही हैं कि वो अपने एक्सपेंडिचर को कट ऑफ करें, कट डाउन करें। खर्चों में कटौती लाने के लिए कट डाउन कहलाता है। कट ऑफ तो काट कर अलग करना होता है, कट ऑफ किसी को काट कर अलग कर देना, बिजली का कनेक्शन काट देना, सर से धड़ से शरीर को अलग कर देना, कट ऑफ। कट डाउन यानी होता है खर्चे में डाउन कर देना, खर्चों को कटौती करना।
खर्च आदि में कटौती करना, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, उसके लिए आता है कट डाउन। तो राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू कट डाउन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, कट डाउन यूज करेंगे आप लोग। कट डाउन यानी खर्चे में कटौती करना, ठीक है। कट ऑफ काट कर अलग करना, बस यही दो ही हैं इसमें, बाकी दो तो कोई खास इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब नहीं है। एक फिर देखिए आप, द रिबेलियन वॉज इन नो टाइम। द रिबेलियन वॉज इन नो टाइम। रिबेलियन होता है क्रांति, ठीक है, क्रांति, जो क्रांति है, विद्रोह है, उसको बोलते हैं रिबेलियन। उसको ना इन नो टाइम, कुछ समय नहीं लगा और उसे क्या कर दिया गया, पुट अप, आगे रखना, पुट इन, पुट ऑफ त्यागना, कैंसिल कर, सॉरी पुट ऑफ यानी कैंसिल कर, वो पोस्टपोन करना, आगे बढ़ाना, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ। और पुट डाउन होता है विद्रोह को, क्रांति को कुचलना, दबाना, बलपूर्वक दबा देना। आप पढ़ना, अपने नोट्स में दे रखा है, पुट डाउन, विद्रोह को, क्रांति को दबाना, कुचलना, बलपूर्वक कुचलना, फोर्सफुली किसी विद्रोह को दबाना, उसे कहता है पुट डाउन। तो द रिबेलियन वॉज पुट डाउन इन नो टाइम। रिबेलियन को बहुत ही कम समय में क्या कर दिया गया, पुट डाउन कर दिया गया, उसे कुचल दिया गया, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे दोस्तों। यस, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज द कैंडल व्हेन पावर इज रीस्टोर्ड। जब पावर रीस्टोर हो जाए, जब बिजली आ जाए, तो प्लीज आप कैंडल को क्या करें, बुझा दें। भाई बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो आप क्या करते हैं ना, कैंडल को जला देते हैं। तो आपने कैंडल को जला दिया, अब जैसे बिजली आ गई तो पावर इज रीस्टोर्ड। जब पावर रीस्टोर हो गया तो अब आप क्या करते हैं कि भाई बिजली आ गई है ना, अब मोमबत्ती की, कैंडल की जरूरत नहीं है, तो उसको बुझा दो। और मैंने बताया था कि आग को बुझाने के लिए पुट आउट भी आता है और ब्लो आउट भी आता है। फूंक देकर बुझाने के लिए ब्लो आउट ज़्यादा अच्छा वर्ड है, तो कैंडल के लिए ब्लो आउट होना चाहिए। पुट आउट, पुट डाउन, पुट अप, पुट फोर्थ। ब्लो आउट ऑप्शन में नहीं है, तो अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास पुट आउट है। पुट आउट भी आग बुझाना होता है, तो यहाँ हो जाएगा ए, प्लीज पुट आउट द कैंडल। प्लीज कैंडल को पुट आउट करें, कैंडल को बुझा दें व्हेन पावर इज रीस्टोर्ड। तो पुट आउट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आग बुझाना, एक्सटिंग्विश। अगर यहाँ ब्लो आउट भी होता तो बेटर आंसर होता ब्लो आउट, हालांकि देगा नहीं ऐसा हो, क्योंकि दोनों आंसर हो सकते हैं, इसलिए वो देगा भी नहीं, इस तरह गलती करेगा नहीं एग्जाम में, इसलिए एक ही ऑप्शन दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टू ब्रदर्स ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। द टू ब्रदर्स ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। दो भाइयों ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर, प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर के, प्रॉपर्टी में उनका विवाद हो गया, तो वो आपस में क्या हो गए, अच्छा ये फैल वाला दे रखा है, तो वो आपस में झगड़ गए, झगड़ लिए, वो झगड़ा कर लिया उन्होंने। तो झगड़ा करने के लिए तो क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉल इन लव, उससे थोड़ा याद रख सकते हो आप। फॉल इन लव, फॉल इन यानी प्यार में पड़ना, तो फॉल इन मतलब प्यार मोहब्बत में गिरने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके लिए यूज होता है। और उस प्यार मोहब्बत से बाहर आने के लिए इनका ऑपोजिट होता है आउट, तो फॉल आउट। फॉल आउट यानी झगड़ा करना, इससे याद रह जाएगा, बहुत अच्छा एक तरीका है याद करने का। फॉल इन यानी प्यार वगैरह करना, मोहब्बत होना, दोस्ती होना, अच्छे रिश्ते होना, और फॉल आउट यानी झगड़ा कर लेना, तो फॉल आउट हो जाएगा। और टू ब्रदर्स प्लूरल नाउन है, दो भाई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे झगड़ा कर लिए, फॉल्स आउट और फेल आउट। फेल ऑन और फॉल ऑफ ये तो गलत हो गया, ये तो आएंगे ही नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, देखिए टू ब्रदर्स ये प्लूरल नाउन है, तो अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, तो प्लूरल वर्ब में ना एस नहीं लगता, और यहां क्या कर रखा है, इसने एस लगा रखा है, इस एस की वजह से ये आंसर गलत हो गया। फॉल आउट होता तो हो सकता था, तो यहां करेंगे हम लोग फेल आउट। द टू ब्रदर्स फेल आउट, दो भाई ना उन्होंने झगड़ा कर लिया, ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर उन्होंने झगड़ा कर लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ही हैज अ न्यू बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, उसने ना एक नया बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट डाला है, उसने एक नया बिजनेसमैन इस्टेब्लिश, सेट आउट किया है। सेट आउट तो रवाना होता है, जब कोई जर्नी पे रवाना होता है इसको बोलते हैं सेट आउट, तो ये नहीं होगा।
सेट इन होता है कोई नया काम शुरू करना और उसको लगातार कंटिन्यू रखना, खासकर जैसे मौसम वगैरह के लिए भी होता है। जब नई मौसम, नई ऋतु, नया कोई सीजन शुरू होता है उसके लिए बोलते हैं सेट इन। सेट इन ऑटम, सेट इन, है ना, ऐसे इस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं। सेट डाउन, कोई रिकॉर्डेड चीज़ को राइट डाउन करना, कोई आपने पहले रिकॉर्ड कर लिया अब उसको आप राइट डाउन करते हैं, उसके लिए होता है सेटअप, यानी स्थापित करना। तो उसने नया बिजनेस सेटअप कर लिया है, सुना होगा आपने भी, बहुत यूज़ करते हैं, उसने नया बिजनेस सेटअप कर लिया है, तो सेटअप यूज़ होगा इसके अंदर। सेट आउट, यात्रा पे, जर्नी पे रवाना होना। सेट इन, नया मौसम, नई ऋतु शुरू होना या कोई भी नया काम शुरू करके उसको कंटिन्यू करना। सेट डाउन, कोई रिकॉर्डेड चीज़ को राइट डाउन करना, लिखना। और सेटअप यानी स्थापित करना, तो नया बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किया है, सेटअप, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, देखते हैं। द फ्रेज कैरिड अवे मीन्स, कैरी अवे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है लुभाना, अपनी ओर किसी को खींचना, कैरी अवे। जैसे अगर आप किसी खूबसूरती से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसकी ओर आप आकर्षित हो जाते हैं, उसकी खूबसूरती ने मुझे मोह लिया, मैं उसको लुभा लिया, तो लुभाना, मोह लेना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, इन्फ्लुएंस में ले लेना, वो होता है कैरी अवे। बहुत अच्छा है, ही वॉज कैरिड अवे बाय हर ब्यूटी, वो उसकी खूबसूरती से कैरी अवे हो गया, मतलब लुभा लिया गया है। तो कैरी यानी खूबसूरती से लुभा देना। तो इसमें हो जाएगा टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना, प्रभावित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, कहलाता है टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, कैरिड अवे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप हिज र्यूड बिहेवियर, आई कैन नो लॉन्गर, अब मैं और लंबे समय तक उसके र्यूड बिहेवियर को पुट अप नहीं कर सकता। मतलब एक फ्रेजल होता है पुट अप विथ, विथ है क्या इसमें, फ्रॉम, बाय, एट, विथ, पुट अप विथ। तो पुट अप विथ बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एक फ्रेज होता है, कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है। पुट अप विथ यानी टॉलरेट करना, सहन करना, टॉलरेट, टॉलरेट करना, पुट अप विथ भी कहते हैं। इसका एक दूसरा और होता है बेयर विथ, बेयर विथ भी सहन करना होता है, टॉलरेट करना होता है। तो पुट अप विथ या बेयर विथ, इन दोनों का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। तो मैं उसके र्यूड बिहेवियर को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ, पुट अप विथ यानी सहन करना, टॉलरेट करना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ड्रेस इज नियरली आउट, ये जो ड्रेस है ये लगभग क्या हो गई है। अच्छा, वेयर, वॉर, वॉन, ये तीनों एक ही वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि वेयर में से आना है। और वेयर आउट होता है वर्ड, एक वेयर आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी कपड़े को वेयर, पहन करके, वेयर यानी पहनना, किसी कपड़े को पहन करके ना आउट कर देना, ख़त्म कर देना, उसको पुराना कर देना, घिस देना, घिसा पिटा हो जाना। ठीक है ना, मतलब घिस के यूज़ करके उसको वेयर आउट कर दिया आपने। तो इज़ नियरली, अभी देखो इज़ है, ये पैसिव वॉइस का वाक्य बना दिया। तो ये जो ड्रेस है इसको आपने पहन के घिस दिया है, पुराना कर दिया है। तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, दिस ड्रेस इज नियरली वॉर्न आउट। पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो आप तीनों फॉर्म में सब टेंस के अकॉर्डिंग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आप यूज कर रहे हैं वॉर्न आउट। दिस ड्रेस इज नियरली वॉर्न आउट, ये ड्रेस लगभग वॉर्न आउट हो गई है। अब इसको आपने क्या किया, घिस के इसको आपने यूज कर लिया, पुराना कर दिया। दिस ड्रेस इज नियरली वॉर्न आउट, ऐसे हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। टुडेज मीटिंग, टुडे अपोस्ट्रोफ एस, टुडेज मीटिंग, आज की जो मीटिंग है, हैज बीन, वो हो गई है कॉल्ड अप, कॉल्ड इन, कॉल्ड आउट, कॉल्ड ऑफ। पहला क्वेश्चन था हमारा, ये वही आगे देखो, कॉल्ड ऑफ।
कॉल ऑफ यानी होता है निरस्त कर देना, बिल्कुल कैंसिल कर देना होता है कॉल ऑफ, निरस्त कर देना। और एक होता है पुट ऑफ, जो बता रहा था पहले भी, पुट ऑफ होता है पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना। तो मीटिंग क्या हो गई है, कॉल्ड ऑफ हो गई है। कॉल्ड ऑफ यानी निरस्त हो गई है, ठीक। कॉल अप फोन वगैरह करने के लिए होता है। कॉल इन किसी को बुलावा भेजना, डॉक्टर वगैरह को बुलवाना, कॉल इन द डॉक्टर। सेंड फॉर बुलावा भेजना, मतलब कॉल इन या सेंड फॉर, किसी को अपने घर पर सर्विस के लिए बुलाना, प्लम्बर को, डॉक्टर को, कारपेंटर को। कॉल इन द प्लम्बर, कॉल इन द डॉक्टर, सेंड फॉर बुलावा भेजना, ये होता है। कॉल आउट यानी किसी का नाम चिल्ला करके बुलाना, कॉल आउट। कॉल्ड ऑफ कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना कि अब नहीं होगी, बर्खास्त कर दी मीटिंग आपने, अब होगी ही नहीं। कॉल्ड आउट, कॉल ऑफ, कॉल्ड ऑफ, ठीक है। एक होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ बताया, वो मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया, मतलब जो मंडे को होने वाली थी अब वो वेंसडे को होगी, वो थर्सडे को होगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। The students are required to their assignments by Monday. Students are required to, स्टूडेंट से ऐसी उम्मीद की जाती है, उनसे काम की रिक्वायरमेंट है, ऐसा है कि वो क्या करें, टू देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे, कि वो अपने असाइनमेंट्स को ना मंडे तक क्या कर दें, सबमिट कर दें। अपने असाइनमेंट्स को उनसे ऐसा उम्मीद की जाती है, ऐसा उनसे रिक्वायरमेंट है, ऐसा ज़रूरत है कि भाई वो लोग मंडे तक अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दें, मंडे तक सबमिट कर दें। तो देखो यहाँ हैंड के 4 फ्रेजल वर्ब दिखाई दे रहे हैं, इन चारों के मतलब समझाता हूँ, फिर आप सबमिट वाला कौन सा देखना। हैंड आउट मतलब क्या होता है, जब आप कहीं कोई मीटिंग में बैठे हुए हैं और उन मीटिंग्स में सब लोगों को कोई ना हैंड्स आउट बांटने हैं, आपको कुछ पम्फलेट्स बांटने हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन के कुछ नोट्स देने हैं, कागज़ देने हैं, कुछ फॉर्म देने हैं, तो वो उनको आप देते हैं, बांटते हैं। जितने भी लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं उन सबको आप क्या करते हैं, एक एक सबको बांट देते हैं। तो वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ कागज़ वगैरह, कोई लेटर वगैरह, कोई इन्फॉर्मेशन, सब लोगों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हैंड आउट। इसी से नाउन भी बनता है। हैंड आउट होते हैं वो कागज़, पन्ने, छोटे छोटे जो मीटिंग दिए जाते हैं ना पढ़ने के लिए, ऐसे कुछ पर्चे फर्रे दिए जाते हैं, उनको आप हैंड्स आउट कहते हैं, हैंड आउट या हैंड्स आउट प्लूरल। हैंड इन मतलब होता है सबमिट कराना, ये आंसर होगा इसका। कोई कागज़ वगैरह को सबमिट करवाना, सौंपना, जमा करना, वो होता है हैंड इन, ये आंसर हो जाएगा। हैंड अप, हाथ ऊपर करने के लिए आता है हैंड्स अप। हैंड ऑन, ये कोई खास फ्रेजल वर्ब नहीं है, तो हैंड इन हो जाएगा सबमिट करवाना, जमा करवाना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सबमिट करवाना, हैंड इन। और भी देखो हैंड के आएंगे, मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, आप और इन सबको, सबके मीनिंग दे रखे हैं, उनको आप पढ़ें, ध्यान दें और अच्छा काम हो जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, टू चिल्ड्रन नाउअडेज, आजकल बच्चों को क्या करना आसान नहीं है, ब्रिंग अप, पालन पोषण, बिल्कुल हो सकता है। केयर अप नहीं होता। स्पीक अप, बोलना आसान नहीं है बच्चों से, नहीं, खूब बोल सकते हैं। डील अप, नहीं। ब्रिंग अप, आजकल ना बच्चों को पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, इस महंगाई के ज़माने में बड़ी दिक्कत है। आप पहले जैसे 5-5, 7-7 बच्चे लोग पाल लिया करते थे, अब वैसा नहीं हो सकता। 2 से ज़्यादा बच्चे तो पालना बड़ा मुश्किल है। लोग तो 2 को भी पालने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो इसलिए वो एक ही जो है संतान करने लगे हैं लोग आजकल। तो उनको पालना ना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउअडेज, इट्स नॉट ईजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउअडेज। तो ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, लुक आफ्टर करना, उनको पालना पोषना, बड़ा करना। लोग बोलते भी हैं, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर, मैं जयपुर में ही पैदा हुआ हूँ, मैं जयपुर में ही पला बड़ा हूँ, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसा लोग यूज़ करते हैं। तो ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना। उसके बाद आगे देखिए आप लोग। द थीफ द हाउस इवन दो इट वॉज सिक्योरली लॉक्ड, जो चोर था, थीफ था, वो घर में घुसने में सफल हो गया। द हाउस, घर में घुस गया, इवन दो, भले ही, इवन दो इट वॉज सिक्योरली लॉक्ड, इवन दो बहुत ही सिक्योरली उस घर को लॉक किया गया था, उसके बावजूद भी वो घर में घुसने में कामयाब हो गया। द थीफ, घर में घुसना, चोरी से, फोर्सफुली किसी घर में घुसना, ब्रेक इनटू।
सेंधमारी करना, घर में चोरी से ज़बरदस्ती फोर्सफुली घुस जाना, एंटर कर जाना किसी घर में चोरी के उद्देश्य से, गलत पर्पस के उद्देश्य से, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। तो एक घटना है पुरानी, तो आप इसको ब्रॉक इनटू कर देंगे, ठीक है ना। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रॉक होती है, ब्रेक्ड या ब्रैक्ड ऐसे नहीं होती। तो ये सारे एक ही हैं, बट सब में इनटू लगा हुआ देखो। तो आपको केवल इसमें क्या करना था, सही वर्ब ढूंढनी थी बस। स्कूल लेक्चरर 2016 में आया था, ये तो पता लग रहा है कि है तो ब्रेक इनटू। और ब्रेक के आपको अगर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पता है तो इजीली कर सकते थे, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, तो ब्रॉक इनटू आ जाएगा। द थीफ ब्रॉक इनटू द हाउस, चोर घर में घुस गया। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, टू कम अक्रॉस, क्या होगा इसका आंसर। टू कम अक्रॉस का मीनिंग दे रखे हैं, अब आपको मीनिंग पता होगा तो आप कर लेंगे। कम अक्रॉस का मीन होता है कि अचानक किसी से मिल जाना। यू हैव नॉट प्लान फॉर दैट, आपने ना उसके लिए प्लान नहीं किया, यू हैव नॉट प्लान फॉर दैट। ऐसे ना कोइंसिडेंटली आप मिल गए किसी से, अचानक आप रास्ते में जा रहे थे, अचानक आपको दोस्त दिखाई दी, आपकी मुलाकात हो गई, आपने उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट कोई प्लानिंग नहीं की थी, वो ऐसे ही मिल गया, बस वो टकरा गया आपसे, है ना। रास्ते में ऐसे टकरा जाना किसी से, कम अक्रॉस। आप चल रहे थे, वो भी आ रहा था, कम अक्रॉस हो गए, तो अचानक मिलना। टू चैलेंज समवन, टू पास अ ब्रिज, टू मीट विद, टू अपीयर आउट ऑफ द ब्लू, क्या हो जाएगा इसके अंदर, टू मीट विद, किसी से मुलाकात हो जाना, टू मीट विद, तो आप करेंगे टू कम अक्रॉस, ये हो जाएगा आंसर। फिर देखिए आप, आई एम डन फॉर, ये अंडरलाइन करना था हमको। आई एम डन फॉर, आई एम डन फॉर, डन फॉर मतलब अब हो गया बस, अब मैं बर्बाद हो गया। आई एम डन फॉर, यू हैव डन फॉर, यू हैव डन फॉर, तो डन फॉर यानी टू बी र्यून्ड, बर्बाद हो जाना, मीनिंग है इसका र्यून्ड, बर्बाद हो जाना, ठीक है ना। तो डन फॉर यानी बर्बाद हो जाना, ये मीनिंग से याद होने चाहिए आपको। फ्रेजल वर्ब में कुछ ज़्यादा नहीं, और देखो इसी वजह से ना मैं आपको सारे फ्रेजल वर्ब याद नहीं करवा रहा है, ऐसे क्लास नहीं ले रहे थे थियरी के हम लोग, मैं तो बस केवल कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, अच्छा हमें इसके लिए ये पढ़ना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, बस यही है फ्रेजल वर्ब्स, यही हैं ईडियम्स, यही हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। उनमें ना ज़्यादा टीचर का कोई बड़ा रोल नहीं हो सकता, वो थोड़ा आपको बता सकता है भाई ऐसे याद करना है, ये थोड़ी ट्रिक होती है, वो आपको समझ में आ भी जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इस वजह से हम लोग क्वेश्चंस की क्लास ले रहे हैं। आई एम डन फॉर यानी र्यून्ड हो जाना, बर्बाद हो जाना, र्यून्ड हो जाना, है ना, ये होता है। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीजेंड हैज बीन फ्रॉम फादर टू सन। देखो ये हैंड वाले वापस आ गए। अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले हैंड इन, इसका मतलब होता है सबमिट करना, सबमिट करना, सौंपना, जमा करना कोई कागज वगैरह। हैंड राउंड क्या होता है, आपके घर पे कुछ मेहमान आए और आप मेज़बान हैं, तो आपने ना जो मेहमान 8-10 बैठे हुए थे आपके गेस्ट रूम में, आपने उन सबको कॉफ़ी के मग दिए, आपने कॉफ़ी दी, उनको चाय दी, उनको नाश्ता दिया, स्नैक्स दिए, तो आपने सबके पास गए और एक एक को आपने ऐसे दिया। तो खाने पीने की चीज़ें, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ खाने पीने की चीज़ें अगर आप किसी को ऐसे मेहमानों को अब देते हैं एक एक करके, तो घूम के आपने सबको भाई प्लेट लिया आपने, सबको हाँ सब क्या क्या लेना है, तो ऐसे करके नहीं करते हम लोग शादी वगैरह में जो करते हैं, तो वो हैंड राउंड होता है। तो शादी वगैरह में खाने पीने की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो चीज़ होती है हैंड राउंड। हैंड डाउन होता है, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। हैंड डाउन मतलब होता है कि आप ना अपने कुछ चीज़ों को ऊपर से नीचे सौंपते हैं, कुछ चीज़ें जो ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। तो यहाँ पे क्या जा रही है, द लीजेंड हैज़ बीन फ्रॉम फादर टू सन। जो हमारे लीजेंड हैं, जो हमारी पौराणिक बातें हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो हमारे पुराने गाथाएं हैं, वो जो होती हैं हमारे फादर से सन की ओर जाती हैं। पुरानी बातें हमें पिताजी ने बताई, हम अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे, तो ऐसे करके वो हैंड डाउन होती रहेंगी। एक दूसरे को हम सौंपते रहेंगे, अपनी लीजेंड को आगे बढ़ाते रहेंगे। हैंड डाउन अपने नीचे भी आगे बढ़ाते रहेंगे, हैंड डाउन नीचे बढ़ाना, ये आंसर हो जाएगा। हैंड आउट ये थोड़ी देर पहले आया था, बांटना, कोई कागज़ वगैरह, पम्पलेट्स वगैरह, कोई बुकलेट वगैरह, सब जो लोग बैठे हैं ग्रुप में उन सबको बांट देना। खाने पीने की चीज़ें घुमा के ऐसे देना सब लोगों को, हैंड राउंड। और इस तरह के जो पम्पलेट्स वगैरह, कागज़ वगैरह मीटिंग्स में बांटते हैं, जो उनको बोलते हैं हैंड आउट। हैंड इन होता है कोई कागज़ वगैरह को, कोई एग्रीमेंट वगैरह को, कोई आपकी थीसिस को, आपके कोई असाइनमेंट्स को आप सौंपते हैं जा करके, तो वो जमा कराते हैं, तो वो हैंड इन होता है। तो आई होप ये तीनों चारों आपको फ्रेजल वर्ब पता चल गए होंगे।
ये क्वेश्चन आया था आपके 2020 में ही, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था 2020 में, तो इसका मतलब था हैंड डाउन। ठीक है दोस्तों, ओके। अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन बाय वन सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू विद दिस, ये भी 2020 संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको डाल दिए हैं। यू आर नॉट गोइंग टू विद दिस, तुम ना इस चीज़ से नहीं होने वाले हो। क्या नहीं होने वाले हो? गेट फ्रॉम विद दे रखा है यहाँ पहले से ना, विद यहाँ पहले से दिया हुआ है। गेट फ्रॉम विद, गेट अप टू, गेट अवे विद, गेट इट ऑन विद। तो एक फ्रेजल वर्ब होता है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, गेट अवे विथ, जो इसका आंसर है गेट अवे विथ। क्या मीनिंग होता है इसका समझिए। गेट अवे विथ मतलब होता है आपने कोई गलत काम किया है ना, कुछ आपने कुछ तो गलत काम किया है, आप उसके अक्यूज्ड हैं, आपने वो काम गलत किया है। यू हैव समथिंग डन रॉन्ग, कुछ तो रॉन्ग किया है आपने। एंड यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड फॉर दैट, और आपको ना उस इसके लिए पनिश भी नहीं किया जा रहा। आपने गलत काम किया और आप बच के निकल गए उससे, गेट अवे, आप उससे बाहर आ गए। विद अब थोड़ा याद कर ले, विद जबकि आपने वो काम किया है, विद दैट ऑफेंस, विद दैट बैड वर्क, रॉन्ग डूइंग, आप वो तो काम किया है, बट स्टिल यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, आपको पनिश नहीं किया जा रहा है। इट मीन्स गेट अवे विद कि जो भी गलत काम किया है उससे आप छूट जाओगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको सजा नहीं मिलेगी। तो गलत काम के लिए बिना सजा के ही बचकर निकल जाना गेट अवे विथ कहलाता है। तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विथ दिस, ऐसा नहीं होने वाला, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विथ दिस, आपको इस चीज की सजा नहीं मिलने वाली है। आप यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विथ दिस, आप है ना, गेट अवे विथ मतलब कि कोई गलत काम के लिए सजा नहीं मिलती है और आप उससे बच के निकल जाते हो। तो तुम इस चीज से गलत काम करके बच के निकलने वाले नहीं हो, ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस, ऐसा नहीं होगा कि तुम गलत कर लोगे बच के निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। नॉट ये है इसका। गेट अवे विद किसी गलत काम के लिए बच करके, गलत किया है फिर भी आप बच के निकल जाए, गेट अवे विद होता है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। और देखिए, द विंड कॉलेज लेक्चरर 2016 में जो पेपर हुआ उसमें जैन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और टीचर ग्रेड सेकंड 2014 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो मैं शुरू बता रहा था ये वो चीज़ आ गई। देखो, द विंड द कैंडल, विंड ने क्या किया, हवा ने क्या किया, कैंडल को बुझा दिया। हवा ने कैंडल को बुझा दिया, और हवा से कैंडल बुझती है तो ब्लो आउट उसके लिए अच्छा वो होता है, ब्लो आउट। हालांकि एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ब्लो आउट था ही नहीं, तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है पुट आउट, आग बुझाना, पुट आउट, वो भी हो सकता है, ब्लो आउट, पुट आउट। तो यहां अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास ब्लो आउट। अब देखो यहां पर विंड ने कैंडल को बुझा दिया, तो कोई घटना बता रहा है पास्ट की, तो ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू होती है, थर्ड फॉर्म ब्लॉन होती है। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। तो यहां क्या आना चाहिए, ब्लू अवे, ये तो वैसे गलत हो गया। ब्लू आउट ये ठीक लग रहा है मुझे, ब्लो अवे, ब्लोन आउट। थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं है, थर्ड फॉर्म के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, हैज, हैव, हैड अगर एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस में तो कोई सी भी वर्ब आ सकती है बी के रूप के अंदर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब कुछ भी, पर थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती है वर्ब के रूप में, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आंसर आपका केवल ही रहेगा, द विंड ब्लू आउट द कैंडल, हवा ने कैंडल को बुझा दिया, ये आपका आंसर होगा। ओके, फिर देखिए आप नेक्स्ट, वी मस्ट एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेट, DEBT, डेट। आपको अपने एक्सपेंसेस कर देने चाहिए, वरना तो आप जो है ना डेट में, कर्ज में डूब जाओगे, आप कर्ज में पड़ जाओगे। आपको या तो अपने खर्चे कम कर देने चाहिए, खर्चों में कटौती कर देनी चाहिए, वरना तो फिर आप कर्ज में डूब जाओगे।
और ये थोड़ी देर पहले आया था एक क्वेश्चन में, ये रिपीट, मतलब एक तरह से एक फ्रेजल वर्ब ये रिपीट हो गया। खर्चे में कटौती करने के लिए हम बोलते हैं कट डाउन। क्या बोलते हैं हम लोग? कट डाउन। तो यहां क्या है हमारे पास? कट अप, कट अवे, कट डाउन, कट ऑफ। कट ऑफ नहीं, कट ऑफ नहीं आएगा, कट डाउन। कट डाउन क्या होता है? खर्च आदि में कटौती करना, टू डिक्रीज, टू रिड्यूस आर एक्सपेंडिचर, हमारे जो खर्चे हैं उनको कम करना कहलाता है कट डाउन। कट ऑफ क्या होता है? काट के अलग कर देना, चाहे शरीर से गर्दन कोई अंग को काट के अलग कर दिया, कट ऑफ होगा। चाहे बिजली का कनेक्शन काट दिया, आप बिल जमा नहीं करा रहे इस वजह से, ठीक है ना, या आप किसी से बिल्कुल अलग हो गए, एक जो बर्फबारी की वजह से कश्मीर जो है वो पूरे देश से अलग हो गया है, कट ऑफ हो गया है, तो वो कट के अलग हो जाना उस सेंस में होता है। कट डाउन होता है खर्चों में कटौती करना। तो बहुत अच्छा एक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, दूसरी बार आ चुका है ये। अब आया है कॉलेज लेक्चरर में और ग्रेड सेकंड 2014 में भी आया था, दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और देखिए आप, ये क्वेश्चन है आपके कॉलेज लेक्चरर जून 2016 में, जो पिछला आपका कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन था। देखिए आप, ये एक लिस्ट दे रखी है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। यहाँ 4 आपको अलग अलग फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं और यहाँ पर 4 आपको उनके मीनिंग दिए हुए हैं, फ्रेजल वर्ब और सामने उनके मीनिंग। अब कौन से फ्रेजल वर्ब का कौन सा मीनिंग है उसको मैच करना है और फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तैयार है आप इस चीज़ के लिए? देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कैरी ऑन, कैरी ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी भी काम को कैरी ऑन करना, जारी रखना, कंटिन्यू रखना। तो कैरी ऑन का है एंग्री, अपसेट, कंटिन्यू डूइंग, ये हो जाएगा इसका कंटिन्यू डूइंग, यानी ए का हो जाएगा एन, ए का हो जाएगा एन। कटअप, कटअप यानी होता है गुस्सा होना, दुखी हो जाना, एंग्री हो जाना, एंग्री, अपसेट, गुस्सा हो जाना, कटअप, ये होगा। तो बी का हो जाएगा एम, कटअप यानी एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। फिर है गो थ्रू, गो थ्रू मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना, किसी चीज़ से होकर गुजरना, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ और चीज़ हो, कोई एक्सपीरियंस लेना, गो थ्रू गुजरना, उससे मतलब उससे होकर गुजरना, उस अनुभव को जीना, उन चीज़ों को पढ़ना। तो ये 2 तो आएंगे। रिकवर कंसनस, एक्सपीरियंस, अनुभव लेना, समथिंग स्पेशली अनप्लेजेंट, खासकर कोई अनप्लेजेंट, कोई मतलब अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होना और मुसीबतों से गुजरना, गो थ्रू, गो थ्रू। तो गो थ्रू का हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी, सी का हो जाएगा पी। और कम राउंड, कम राउंड ये एक बार एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा गया है, शायद ये स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होता है उसके जीके वाले क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन आते हैं जीके के अंदर, स्कूल लेक्चरर में इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कम राउंड। कम राउंड होता है किसी बीमारी से ठीक हो जाना, आप बीमार थे उससे अब आप ठीक हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। तो रिकवर कॉन्शसनेस, बीमार थे या बेहोश हो गए, उस बेहोशी से आपको वापस अब कॉन्शसनेस आ रही है, आपको चेतना आ रही है, अब आपको होश आ रहा है। तो कम राउंड यानी होश वापस आना, बीमारी से ठीक होना कहलाएगा। तो डी का मतलब आएगा ओ, ओ आ जाएगा। तो NMPO, ABCD का होगा NMPO। तो देखो ABCD का NMPO ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना होता है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन करने कैसे हैं। आपको जो मैंने नोट्स में भी ये कोशिश की है, एक एक फ्रेजल वर्ब दे दिया, उसके सामने उसका इंग्लिश मीनिंग है, फिर उसका हिंदी मीनिंग है, वो आपको करना है, और फिर उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैंने कोशिश की है कि एक एग्जाम्पल मैं अपने तरफ दे दूं, जो एग्जाम में आए क्वेश्चन एग्जाम्पल वो भी मैंने वहाँ दे दिए। तो आप पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अंत तो नहीं है, आप कितने भी कर लो याद, एग्जाम में कोई नया आ सकता है। देखो वो 500 550 मैंने दे रखे हैं, अगर आप वो सारे याद कर गए और आपके मान लो अगर 4 क्वेश्चन आने, तो ऐसा हो सकता है कि 4 में से उन नोट्स में से आपको 4 भी मिल जाएं, 3 मिलें, 2 मिलें, केवल 1 ही मिले, या हो सकता है 1 भी ना मिले, बट एटलीस्ट उतने तो याद करके जाओ, उतने तो याद कर जाओ भाई। आपके अगर 4 गलत हैं तो हो सकता है बाकी लोगों के भी 4 ही गलत हों। यह नहीं होना चाहिए कि आप उन नोट्स को पढ़ के नहीं गए तो आपके 4 गलत होंगे, और कोई पढ़ गया, कोई याद कर गया, हो सकता है उसके 4 में से 2 ठीक हो जाए, उसके 4 में हो सकता है 3 ठीक हो जाए, किस्मत बहुत बढ़िया हो तो 4 हो सकता है उसमें से भी आ जाए।
वो कुछ भी है, पेपर कहाँ से बनाए हो, क्या बने, उसकी इच्छा है, बट हमने फिर भी कोशिश की कि भाई सारे सारे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेजल वर्ब वहाँ पर हों आपके सामने, उनको याद कर लें, उनकी तीनों तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से ध्यान दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। देखो मैंने भी प्रैक्टिस की, खूब पढ़े, खूब बार क्वेश्चंस करे, तो ना कुछ चीज़ें याद हो गई हैं। बिल्कुल सब आपकी तरह ही होते हैं, स्टूडेंट सब एक जैसे होते हैं, हम भी स्टूडेंट थे तो हमने भी चीज़ें फेस की हैं कि यार याद नहीं होते हैं, लेकिन जब बार बार पढ़ते हो, याद करते हो, मेहनत करते हो, क्वेश्चंस देखते हो, तो ना चीज़ें कुछ याद रह जाती हैं, या एटलीस्ट 4 में से एक ऑप्शन तो हम सही कर ही देते हैं। तो इस ट्रिक पे आप काम करेंगे तो हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, एग्ज़ाम भी स्टैंडर्ड का ही था, कॉलेज लेक्चरर, तो ऐसे क्वेश्चन आने की रहती है उम्मीद इन लोगों से, बनाए ऐसे क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वॉज टॉट जियोग्राफी, मुझे जियोग्राफी पढ़ाई गई एट स्कूल, स्कूल में जियोग्राफी पढ़ाई गई थी मुझे, बट नेवर इट, लेकिन कभी भी ना मुझे वो, ऐसा कहना चाह रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट है, बट पढ़ाई तो गई लेकिन मुझे आई नहीं कभी, मैं कभी समझ नहीं पाया, मेरा कभी उसमें इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हुआ। तो स्पोक फॉर, कभी बोला नहीं उसके पक्ष में, सो थ्रू, सी थ्रू मतलब समझना होता है, टेक टू बी इंटरेस्ट, सी थ्रू यानी होता है, सी थ्रू समझना होता है लेकिन चालाकी समझना होता है, इसलिए यही नहीं आएगा। सी थ्रू एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका होता है किसी की चालाकी, ट्रिक को समझ जाते हैं आप, उसको कहते हैं सी थ्रू, तो चालाकी की बात नहीं है यहाँ पे। टेक टू एक होता है किसी चीज़ में ना इंटरेस्ट लेना और उससे फिर फैमिलियर हो जाना, उसके आप आदी हो जाते हैं, आप कोई नई एक्टिविटी शुरू करते हैं और उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ज्योग्राफी एक नई एक्टिविटी थी बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट टुक टू इट, लेकिन मैं ना उसको टुक टू नहीं कर पाया, है ना, नेवर टुक, नेवर आया ना, कभी भी उसको मैं एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाया, ज्योग्राफी ढंग से पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मैं उसका फैमिलियर नहीं हो पाया। टेक टू किसी चीज़ का आदी होना, फैमिलियर होना, किसी चीज़ को स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया काम शुरू करना एंड कंटिन्यू, उसको फिर आगे कंटिन्यू बढ़ाना, वो होता है टेक टू। ये सब मीनिंग, हिंदी मीनिंग सब लिखे हुए हैं, आपको पढ़ना मजा आएगा आपको। तो टुक टू हो जाएगा, टुक टू। रन आफ्टर होता है किसी का पीछा करना, पीछे भागना, लपकना, पीछे पकड़ने के लिए भागना। एक होता है गो आफ्टर, पीछा करना, रन आफ्टर, गो आफ्टर होता है, आफ्टर यानी पीछे के लिए भी यूज होता है, तो वही मतलब हो जाएंगे, यहां पर आएगा टुक टू। आगे देखिए आप, आई हैव गिवन स्मोकिंग, मैंने ना स्मोकिंग को गिवन कर दिया, मतलब छोड़ दिया है मैंने स्मोकिंग, स्टॉप, रोक दिया। तो मैंने बताया था शुरू के कुछ क्वेश्चंस में, 4-5 क्वेश्चन में आया था, गिव अप यानी होता है त्याग करना, छोड़ देना, है ना, गिव अप। तो गिवन अप आ जाएगा, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। कॉलेज लेक्चरर में था, केवल एक आपको इसके अंदर एडवर्ब या प्रपोजिशन जोड़ना था बस, गिवन दे रखा है, अप लगाना है, गिवन अप, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, दे हैव पुट, इसमें भी एक बस वो ईडियम जोड़, एक कोई प्रोपोजिशन जोड़ना है, दे हैव पुट द मैच अंटिल नेक्स्ट वीक। हाँ आगे देखो, पोस्टपोन्ड, उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया, तो पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ, कई बार बात कर चुके हैं। आगे बढ़ा देना, स्थगित कर देना, पोस्टपोन को बोलते हैं पुट ऑफ। एक होता है कैंसिल कर देना, वो होता है कॉल ऑफ, तो यह पुट ऑफ आ जाएगा, पुट दे रखा है, ऑफ लगा देंगे। पुट इन यानी पेश करना, जमा कराना, लगाना कोई चीज़ को, पुट इन। पुट आउट आग बुझाना, पुट ऑन कपड़े वगैरह धारण करना, ठीक है ना, वो पुट ऑन होता है। पुट ऑन वेट, मोटा होना, धारण करना कोई चीज़ को, वो होता है पुट ऑन, तो पुट ऑफ आ जाएगा इसमें, पुट ऑफ। आगे बढ़ते हैं, देखिए, आर स्कूल ऑन 31 मार्च, हमारे स्कूल ना 31 मार्च को, अब देखो स्कूल क्या होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम हुआ के 31 मार्च को या मार्च के लास्ट तक, अप्रैल के शुरू तक बंद हो जाते हैं स्कूल वगैरह, फिर नए खुलते हैं वापस, अप्रैल मई में खुल जाते हैं। तो हमारे स्कूल ना मार्च में बंद हो जाते हैं। तो यहाँ एक वर्ब होता है, देखो, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के कई मतलब होते हैं। ब्रेक डाउन का एक तो होता है कि मशीन का अचानक ख़राब हो जाना, बंद हो जाना, अचानक चलते चलते बंद हो जाना, गाड़ी का अचानक ख़राब हो जाना। ब्रेक डाउन होता है दुख की खबर टूट के, आपकी जो ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी वो ख़राब हो गई, वो टूट गई, आप दुखी हो गए, हताश हो गए, वो ब्रेक डाउन ही होता है, ठीक है ना, ब्रेक डाउन। और एक ब्रेक डाउन का ये मतलब रिश्ते भी ख़राब होना होता है, ब्रेक डाउन हो गया, है ना। ब्रेकअप भी होता है, ब्रेकअप वो संबंधों का विच्छेद होना भी होता है, ब्रेकअप हो गया दोनों के बीच में। एक है ना ब्रेकअप, यहाँ के लिए भी यूज़ होता है
किसी चलती चीज़ को कुछ समय के लिए बंद कर देना और बाद में फिर उसको चालू करेंगे। परमानेंट बंद करना नहीं होता है, कुछ समय के लिए स्कूल कॉलेज आदि को छुट्टियों के लिए बंद करना। क्लोज्ड फॉर हॉलीडेज, नॉट परमानेंट। छुट्टियों के लिए आपने स्कूल बंद करी, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद वापस खुलेंगे। ब्रेकअप, स्कूल सिंगुलर है तो ब्रेक्सअप आ जाएगा। हमारा स्कूल ब्रेकअप होता है, बंद होता है, ब्रेक आता है, ब्रेकअप ना, ब्रेक के बाद मिलते हैं तो कुछ समय के लिए ब्रेक आता है 31 मार्च को, ये है ब्रेकअप। बाकी चीज़ नहीं आएंगी। ब्रेक इन वो चोरी के लिए घर में घुसना होता है ना, तो ब्रेकअप हो जाएगा। फिर देखिए आप, आई डोंट थिंक आई शैल ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई शैल ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून, कि मैं सारा काम इस आफ्टरनून को कर पाऊंगा। गेट थ्रू, गेट थ्रू वो है किसी चीज़ को पाने में सफल हो जाना, तो गेट थ्रू थोड़ा सा लग रहा है इसके अंदर कि हो सकता है। गेट ओवर ये होता है किसी डिफ़िकल्ट काम को पूरा करना, कोई डिफ़िकल्ट टास्क है उसको काबू में ले लेना, उसको पूरा कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई शैल ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून, कि मैं सारे काम को, इतना सारा काम है इसको मैं इस आफ्टरनून तक पूरा कर पाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस पूरे काम को कर पाऊंगा। गेट ओवर, काबू पाना, है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। ये क्या होता है कि किसी चीज़ को कम ओवर करना, डिफ़िकल्ट टास्क को, डिफ़िकल्ट थिंग को। गेट ऑफ, गेट अलॉन्ग, किसी के साथ साथ में चलना, गेट अलॉन्ग, कम अलॉन्ग, गेट अलॉन्ग वो होता है, निभाना भी होता है गेट अलॉन्ग। गेट ओवर सही रहेगा, गेट ऑफ, गेट ओवर। आई डोंट थिंक आई शैल गेट ओवर ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून। गेट ओवर मतलब टू कंप्लीट सम डिफ़िकल्ट टास्क, उसको काबू पाना, कंप्लीट करना, पूरा करना, गेट ओवर। गेट थ्रू क्या होता है? गेट थ्रू भी सफल होना होता है, बट वो गेट थ्रू किसी चीज़ सफल होना हो सकता है, ये पर्टिकुलर है कठिन काम को पूरा करने में, ये होता है गेट ओवर। फिर देखिए, हु विल योर हाउस वाइल यू आर अवे। हु विल योर हाउस वाइल यू आर अवे, कौन तुम्हारे घर का जब तुम बाहर रहोगे, दूर रहोगे, लुक आफ्टर, देखभाल करना। कौन तुम्हारे घर की देखभाल करेगा जब तुम घर से बाहर रहोगे? लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक एट, किसी तरफ ध्यान से देखना। लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, ध्यान से देखना किसी चीज़ की ओर। लुक ऑन, लुक ऑन मतलब ऐसे कहते हैं, लुक ऑन मतलब थोड़ा अच्छी उससे नज़र से देखना, किसी को प्रशंसा से देखना, किसी की इज्जत करना, रेस्पेक्ट देना, लुक ऑन। लुक आउट, आपका नज़रिया कैसा है, लुक आउट कैसा है, लुक आउट। लुक आउट एक होता है जांच पड़ताल भी होती है, लुक आउट है ना, नोटिस निकालते हैं लोग, लुक आउट। तो ये हो गया, तो इसमें लुक आफ्टर अच्छा रहेगा। हु विल लुक आफ्टर योर हाउस, कौन तुम्हारे घर की देखभाल करेगा, लुक आफ्टर, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए आप, नेक्स्ट, आई कांट व्हाट द टेलीग्राम मीन्स। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि टेलीग्राम का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं। टेलीग्राम का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर है मेकअप, मेकअप तो होता है पूर्ति करना कोई चीज़ की, कंपनसेट करना। मेकअप वो सजावट वगैरह, सुंदर वगैरह भी बनना होता है, मेकअप करना चेहरे का। मेकआउट समझना, टू अंडरस्टैंड। मेकआउट, टू अंडरस्टैंड, समझना, मेकआउट। मेक ओवर, मेक ओवर करना मतलब देखो, मेक ओवर एक तो होता है कि कोई चीज़ को ना आपने मेक ओवर कर लिया, मतलब अब ठीक कर दिया, वो गलत थी चीज़, उसको सही कर लिया। एक मेक ओवर होता है आपका शरीर में भी, आपके चेहरे में भी, आपको लगता है कि यार मेरा चेहरे में ना ये कमी है, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए, बालों को थोड़ा ऐसे करवा लेना चाहिए, मुझे आईब्रो बनवा लेनी चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो थोड़ा मेकअप करके अपने आप को पूरा चेंज कर देना, पूरा आपका ना व्यू चेंज कर देना, वो होता है मेक ओवर। मेक ओवर करवा लिया आपने। मेकअप फॉर, क्षतिपूर्ति, मेकअप फॉर किसी को नुकसान हो गया आपका, उसका कॉम्पनसेशन पाना, मेकअप फॉर, मेकअप फॉर, ठीक है ना, मेकअप फॉर ये होता है। तो इसमें आ जाएगा मेक आउट। आई कांट मेक आउट व्हाट द टेलीग्राम मीन्स, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि टेलीग्राम का मतलब क्या है, मेक आउट ये हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड। फिर देखिए आप, When I was in कोलकाता आई माई फ्रेंड, जब मैं कोलकाता में था ना तो मैं अपने दोस्त से
जब मैं कोलकाता गया, जब मैं था तो अपने दोस्त से मिला, तो इसमें पहला वर्ड है कॉलोन। कॉलोन का मतलब होता है किसी के घर पे जाके उससे मिलना, ए ब्रीफ विजिट, थोड़ी देर के लिए जाके मिलना, ज़्यादा नहीं। आप जब कहीं किसी से मिलने जाते हैं ना, खासकर उसके घर वगैरह पे, एट हिज प्लेस, उसके घर पे जा कर के उससे कुछ देर के लिए मिलना। तो आप कोलकाता गए थे, आपका दोस्त कोलकाता में रहता है, तो आप उससे कुछ देर के लिए कोलकाता में से घर पर मिल कर आए। सही लग रहा है मुझे। कॉल इन, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कॉल इन किसी को बुलाना होता है, अपने घर पर काम के लिए बुलाना। सेंड फॉर, बुलावा भेजना। कॉल इन, बुलावा भेजना। प्लम्बर को, डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं सर्विस के लिए, उसको आप कहते हैं कॉल इन। कॉल ऑफ कई बार आ चुका, कैंसिल कर देना, कोई मीटिंग वगैरह को कॉल ऑफ कर दिया। कॉल आउट, नाम से बुलाना, चिल्ला कर किसी को बुलाना, कॉल आउट। तो कॉल्ड ऑन, व्हेन आई वॉज इन कोलकाता, जब मैं कोलकाता में था, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड, तो मैं अपने दोस्त से मिलकर आया। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड, ये हो जाए ब्रीफ विजिट। ठीक है, और देखिए, ही ड्रिंकिंग, उसने ड्रिंकिंग को क्या कर दिया है, टुक अप, टुक इन, टुक टू, टुक डाउन। तो वो भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, सॉरी, टेक टू, स्टार्ट समथिंग रेगुलरली, कोई चीज़ को शुरू करना, नियमित रूप से कंटिन्यू करना, उसको कोई नई आदत शुरू करना और उसको फिर कंटिन्यू करना। तो स्टार्ट समथिंग न्यू, नई चीज़ में आपने इंटरेस्ट लिया, उसको शुरू कर दिया। तो आपने क्या कर दिया, पहले ड्रिंक नहीं करते थे, अब ड्रिंकिंग को आपने शुरू कर दी, लत पड़ गई उसको आपको। टेक टू, ही टुक टू ड्रिंकिंग, उसको ना शराब पीने की लत पड़ गई है, वो शुरू हो गया, उसको मजा आने लगा है उसके अंदर। ही टुक टू ड्रिंक। अच्छा, रूल भी एक, टेक टू, मैंने आपको टेंस में पढ़ाया होगा, देखना आप, टेक टू, बी प्लस यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ठीक है ना, बी प्लस यूज टू, एडिक्ट टू, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो ही टुक टू ड्रिंकिंग, उसने ड्रिंकिंग को, आदत को शुरू कर दिया है, नशा शुरू कर दिया, उसको लत पड़ गई है, ये हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, प्लीज दिस एडवर्टीजमेंट इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है का नाम है, इसमें कह रहा है कि इसके जो मैट्रिमोनियल कॉलम्स है ना, जिसका जो शादी वादी का जो कॉलम रहता है, लड़के लड़कियां जिसमें रिक्वायर होती है, उसके जो एडवर्टीजमेंट में ना, प्लीज़ इसको आप क्या करते हैं, दिस एडवर्टीजमेंट को, इस एडवर्टीजमेंट को उसके अंदर आप पेश कर दें, उसके अंदर डाल दें, उसमें जमा करा दें। तो इसके लिए पुट इन वर्ड होता है, पुट इन यानी पेश करना, जमा करना, कोई चीज़ को ना किसी चीज़ में लगाना, भाई उसके उस कॉलम में आप अपने इस ऐड को लगा दो। पुट ऑन पहनना होता है, धारण करना होता है। सेट ऑन कुछ ऐसा खास है नहीं, तो आप पुट इन, पुट ऑन से पुट इन यूज़ कर दें आप। कुछ ना कई बार फ्रेजल वर्ब ऐसे उठ टांग भी देता है, उनके मीनिंग नहीं होते हैं, वो ज़्यादा प्रचलित नहीं होते हैं, तो उनको ज़्यादा दिमाग उन पर ना लगाएं। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगता है। टुक अ लॉन्ग टाइम किस चीज़ में, टू द एनिमीज रेजिस्टेंस, दुश्मन के रेजिस्टेंस को, विरोध को, प्रतिरोध को कम करने में। कोई आपका दुश्मन है, उसकी जो विरोध है, उसकी जो दुश्मनी है, उसको कम करने में कई बार ना टाइम लगता है हम लोगों को, रिश्तों को सही बनाने में। तो ब्रेक डाउन यानी रिश्ते मधुर बनाना, जो खराब संबंध है उनको सही करना, ब्रेक डाउन करना, अच्छे रिश्ते बनाना। तो कई बार ना दुश्मन के विरोध को ख़त्म करके रिश्ते अच्छे बनाने में समय लगता है। आप चाहो कि एक दिन में आपकी दुश्मनी खत्म हो गए, रिश्ते बहुत बढ़िया हो जाए, नहीं, टाइम लगता है, ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है, रिश्तों को ब्रेक डाउन करने मतलब अच्छे करने में टाइम लगता है। ब्रेक डाउन ये है। टर्न डाउन यानी ठुकराना होता है, कोई चीज़ को ठुकराना, आपको किसी से आपने डिमांड करी और उसने उसको मना कर दिया, तो टर्न डाउन होता है। पुट आउट आग बुझाना वगैरह होता है। गेट ऑन, कैरी ऑन, काम जारी रखने के लिए होता है। गेट ऑन, कैरी ऑन, ऐसा, ये चारों फ्रेजल वर्ब अच्छे हैं, इसके अंदर चारों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट अपने यहाँ ब्रेक डाउन आएगा। ब्रेक डाउन मतलब रिश्तों को मधुर बनाना, अच्छे बनाना, उस सेंस में ब्रेक डाउन का। ब्रेक डाउन के और भी यूज़ है, गाड़ी का ख़राब होना, मशीन ख़राब हो जाना, दुख की खबर सुन के टूट जाना भी होता है, और रिश्तों को मधुर बनाना भी होता है, अच्छे रिश्ते बनाना।
और देखिए आप, जॉन इज नॉट स्पीकिंग टू सारा। जॉन ना सारा से बात नहीं कर रहा है। दे हैव, क्योंकि वो फिक्स्ड अप हो गए हैं, फॉलन आउट हो गए हैं, ले ऑफ हो गए हैं, ब्रोकन डाउन, फॉलन आउट, ये थोड़ी देर पहले आ चुका। फॉल इन, कोई अच्छे प्रेम वगैरह में पड़ना, फॉल इन लव, और प्रेम से बाहर आ जाना, दुश्मनी हो जाना, प्रेम के रिश्ते खत्म हो जाना, फॉल आउट। तो जॉन ना सारा से बात नहीं कर रहा है क्योंकि उनका झगड़ा हो चुका है। दे हैव फॉलन आउट, उनका झगड़ा हो गया, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा ले ऑफ, ऐसे कुछ ले ऑफ करना, चीज़ों को सामने से पेश करना कर होता है। फिक्स अप करना, ब्रेक डाउन, अभी थोड़ी देर पहले आया था, 4-5 मतलब होते हैं इसके। तो यहाँ फॉलन आउट हो जाएगा। और देखिए आप, इफ़ यू ईट एनी मोर क्रीम, यदि तुम और क्रीम खाओगे, अगर तुमने क्रीम और ज़्यादा खाई ना, यू विल ब्रिंग इट अप। ये ब्रिंग इट अप को हमें वो करना था अंडरलाइन, आपके नोट्स में तो अंडरलाइन होगा, ये जो PDF मिले उसमें अंडरलाइन होगा, ये गलती से यहाँ पर नहीं हुआ है। यू विल ब्रिंग इट अप, अगर तुमने ज़्यादा क्रीम खाई ना, ज़्यादा अगर मक्खन वगैरह क्रीम वगैरह खाई, यू विल ब्रिंग इट अप। तो ब्रिंग अप होता है कोई खाई हुई चीज़ को ब्रिंग अप, ऊपर लेकर बाहर निकाल देना, वॉमिट करना होता है वैसे। ब्रिंग अप करना, वॉमिट कर देना, तबीयत ख़राब हो जाना, आपकी बीमार हो जाओगे, आप उल्टी कर दोगे, आप तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो है। तो ब्रिंग अप यानी टू बी सिक, बीमार हो जाना। टू रेज अ पॉइंट, टू रेयर, टू कन्वर्ट नहीं, टू बी सिक, बीमार हो जाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड अपना ब्रिंग अप, है ना। खाई पी चीज़ों को ऊपर आ जाए, बाहर निकाल दो, वोमिट कर दो, या तबीयत ख़राब हो जाए, उसको होता है ब्रिंग अप। तो टू बी सिक ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर को तुरंत बुलाओ, बुलाओ, बुलावा भेजना, सेंड फॉर, सेंड फॉर, बुलावा भेजना, सेंड फॉर, बुलावा भेजना, डॉक्टर को तुरंत बुलाइए। तो कॉल इन, घर पे बुलाना सर्विस के लिए कॉल इन होता है, या फिर आप कह सकते हैं सेंड फॉर भी कह सकते हैं। तो ये सेंड फॉर भी फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब का अर्थ फ्रेजल वर्ब भी दे दिया, तो दो फ्रेजल वर्ब एक साथ हो जाएंगे। सेंड फॉर यानी बुलावा भेजना, कॉल इन यानी बुलावा, किसी को बुलाना घर पे सर्विस वगैरह के लिए ना, ऐसा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स आफ्टर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, उसकी शक्ल उसके पिता से मिलती है, उसकी माँ से मिलती है, शक्ल मिलने को बोलता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर के लिए जो सिंपल इंग्लिश का वर्ड है वो रिजेंबल, शी रिजेंबल्स, ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था, स्टेटिव वर्ब होती है रिजेंबल, शक्ल मिलना। ये प्रपोजिशन में भी हमने पढ़ा है, रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता है। शी रिजेंबल्स हर मदर, वो शक्ल मिलती है। टेक आफ्टर रिजेंबल एक ही बात है, तो रिजेंबल हो जाएगा, शक्ल मिलना। फिर देखिए आप आगे, इन डिस्गस्ट, नफरत से, इन डिस्गस्ट ही थ्रू अप हिज अपॉइंटमेंट, उसने क्या किया, अपने अपॉइंटमेंट को फेंक दिया। इन डिस्गस्ट ही थ्रू अप, तो उसने अपॉइंटमेंट फेंक दिया, उसने अपना इस्तीफा दे दिया, अपॉइंटमेंट को फेंक दिया, फाड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी नफरत के साथ। इन डिस्गस्ट घृणा से, थ्रू अवे फेंक दिया, रिजाइन दे दिया, उसने नौकरी से क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। थ्रू अप इज अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट था उसको थ्रू अप कर दिया, ठीक है तुम्हारी नौकरी पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए, नौकरी पकड़ो ना, उसने रिजाइन कर दिया, है ना, वो मीनिंग हो जाएगा इसका। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा वर्ड्स मीनिंग से अलग होता है, तो ये याद रखें आप, रिजाइन करना, थ्रो अप, रिजाइन करना। नेक्स्ट देखिए आप, इफ योर सर्वेंट इज लेजी, अगर आपका सर्वेंट लेजी है, अगर आपका नौकर आलसी है, वाई डोंट यू टर्न हिम ऑफ, तुम उसको नौकरी से क्यों निकाल देते हो, टर्न ऑफ कर दो, नौकरी से हटा दो, बंद कर दो नौकरी को, उसको रिजाइन दिला दो, उसको नौकरी से हटा दो, उसको डिसमिस कर दो। टू डिसमिस, नौकरी से हटाना, टर्न ऑफ, टर्न हिम ऑफ, उसको नौकरी से हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, आई रेडिली क्लोज विद हिज ऑफर, क्लोज विथ, मैं रेडिली, तुरंत ही ना, रेडी तुरंत ही जो है उसके ऑफर को स्वीकार करने के लिए, क्लोज विथ मतलब कम टू टर्म्स, समझौता कर लिया, क्लोज विथ हो गया, हमने दोनों को आपस में क्लोज विथ हो गए, हम जुड़ गए कि ठीक है भाई काम करना है, इसका ऑफर बहुत बढ़िया था, मुझे स्वीकार कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। रेडिली एक्सेप्टेड,
मैंने तुरंत ही क्या किया, उसके ऑफर को क्लोज विथ कर लिया। ठीक है भाई, मेरे को दे दो, मैं स्वीकार है, क्लोज विथ। अपने दोनों बीच में बातें अब क्लोज हो गई है, कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, खत्म। मैंने तुम्हारा ऑफर को स्वीकार कर लिया। टू एक्सेप्ट या एक्सेप्टेड, क्लोज विथ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आ गई एक्सेप्टेड। ठीक है ना, क्लोज विथ एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेना। आगे देखो अब, पुल थ्रू, ये आया देखो ग्रेड सेकंड 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है टीचर्स वाले में। तो पुल थ्रू होता है, अभी थोड़ी पर पढ़े थे, कम राउंड, बीमारी से ठीक होना, ये वही है। बीमारी से ठीक होना, रिकवर करना, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो जाना, बीमारी से ठीक हो जाना, पुल थ्रू। तो पुल विद स्ट्रेंथ, ताकत के साथ खींचना। टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी यूज करना। टू रिकवर, ठीक होना। टू रिकवर, बीमारी आदि से ठीक होने के लिए बोलते हैं पुल थ्रू। ठीक है, ऐसा हो जाएगा पुल थ्रू। और देखिए आप, टू बैंक अपॉन, किसी चीज पर निर्भर करना, डिपेंड करना। बैंक अपॉन, डिपेंड अपॉन। तो टू होप, टू इन्वेस्ट, टू हार्म, टू डिपेंड, डिपेंड अपॉन। बैंक अपॉन, डिपेंड अपॉन, एक ही बात है। निर्भर करना, डिपेंड अपॉन, बैंक अपॉन, तो डिपेंड आ जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए आप, द फ्रेजल वर्ब बैकआउट। बैकआउट का मतलब क्या होता है, विदड्रॉ, डिनाई, सपोर्ट, ब्लैकआउट। बैकआउट मतलब विदड्रॉ, कोई चीज को विदड्रॉ कर लेना, बैकआउट। आप उसके बैक में थे, आप सपोर्ट में थे, आप बैक थे, उसके पीछे थे, अब आप बैक आउट हो गए, उसके पीछे सहारा नहीं है, अब हट गए उससे, विदड्रॉ कर गए आप, आपने अपने आप को वहां से खींच लिया, बैक आउट हो गए आप। बैक आउट, विदड्रॉ कर लेना, कहीं से विदड्रॉ कर लेना, बैक आउट कर देना, विदड्रॉ। ठीक है, फिर आगे देखिए आप, द थीफ द हाउस टुक अवे द मनी। हाँ, चोर घर में घुस गया, पैसा उड़ा ले गया, तो उसके लिए ब्रेक इनटू या ब्रेक इन होता है। ब्रेक इन दे रखा है, पर यहाँ तो पुरानी बात है, टुक अवे सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये नहीं होगा, ब्रेक ऑफ नहीं होगा, ब्रॉक इनटू हो जाएगा। ब्रेक इन भी चोरी करने के लिए घर में घुसना होता है, बट ये देखो सेंटेंस में टुक सेकंड फॉर्म है, तो अगर एक सेकंड फॉर्म है तो ये रूल है इंग्लिश का कि अगर किसी एक सेंटेंस में एक क्लोज पास्ट टेंस का है तो जनरली दूसरा भी पास्ट टेंस का होता है। तो पास्ट टेंस बनाना था, ब्रेक इन तो फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए नहीं होगा, ब्रॉक इनटू हो जाएगा। द थीफ ब्रॉक इनटू द हाउस एंड टुक अवे द मनी। चोर घर में घुस गया और पैसा चुरा ले गया। चोरी से घर में घुसना क्या कहलाता है, ब्रेक इनटू। ब्रेक इन भी होता है, ब्रेक इनटू भी होता है, सेकंड फॉर्म ब्रॉक, ब्रोकन, ऐसा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आई कैन नॉट माई माइंड वेदर टू स्टे हियर और लीव द प्लेस। मैं अपने दिमाग को मेकअप नहीं कर पाया, मेकअप माई माइंड, कि भाई मैं यहाँ रुकूं या चला जाऊं। मेकअप माइंड, मेकअप माइंड यानी ये निश्चित करना कि क्या करना है, अपने दिमाग में कोई चीज़ को डिटरमाइन कर लेना, निश्चित कर लेना, श्योर सर्टेन हो जाना कि मुझे ये करना है। तो आई कैन नॉट मेकअप माई माइंड, मैं अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पाया, मैं डिसाइड नहीं कर पाया वेदर टू स्टे हियर, कि मैं यहाँ रुकूं, और लीव द प्लेस, कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। 2016 में ये क्वेश्चन आया था आपके। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। द पुलिस आर सपोज्ड, पुलिस से ये सपोज की जाती है, उससे ये उम्मीद की जाती है, टू द थीफ एज सुन एज, दो बार आ गया है, ये रहने दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें आप, एज सुन एज। द पुलिस आर सपोज टू द थीफ एज सुन एज अ थेफ्ट इज रिपोर्टेड। जैसे ही चोरी रिपोर्ट हो, जैसे ही चोरी रिपोर्ट हो, आप क्या करें, पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है ना, और सॉरी, द पुलिस आर सपोज टू द थीफ एज सुन एज अ थेफ्ट इज रिपोर्टेड। जैसे ही चोरी की रिपोर्ट मिले पुलिस को, उसे तुरंत क्या कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए पुलिस को, गेट अलोंग, उनके साथ साथ रहना चाहिए, गो आफ्टर, पीछा करना चाहिए।
द पुलिस आर सपोज टू गो आफ्टर, कि उनके पीछे भागे, चोरी करके निकले, उनके चोरों के पीछे पीछे पुलिस भागे, गो आफ्टर। द पुलिस आर सपोज टू गो आफ्टर द थीफ एज सुन एज अ थेफ्ट इज रिपोर्टेड। गेट ऑन गेट अबाउट नहीं, गो आफ्टर यानी पीछा करना, पीछा करना, ठीक है। द पुलिस आर सपोज टू गो आफ्टर, पुलिस उनका पीछा करे, ऐसा होना चाहिए। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मैच को क्या कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ। तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आ गया, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरी बार क्वेश्चन देख रहे हैं, कॉल ऑफ यानी कैंसिल कर देना। द मैच वॉज कैंसल्ड ऑफ, मतलब कॉल्ड ऑफ, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ही हैज़ अ ईयर्स वर्क एंड नाउ नीड्स अ हॉलीडे। ही हैज़ अ ईयर्स वर्क, उसके पास ना 1 साल का काम है, एंड नाउ नीड्स अ हॉलीडे, 1 साल काम किया है उसने और अब उसको ना ईयर वर्क, 1 ईयर का काम कर लिया है, एंड नाउ नीड्स अ हॉलीडे, अब उसे एक छुट्टी की ज़रूरत है। तो पुट इन, पुट ऑफ, पुट अप, पुट ऑन, हाँ पुट इन, उसने लगा दिया है, 1 साल का कठिन मेहनत उसने जमा कर दिया, पुट इन डाल दी, अपनी मेहनत 1 साल की मेहनत कर ली है, पुट इन कर दी, अपने आप को पुट इन किया उसने, ठीक है ना, पेश करना, काम में लगाना अपने आप को, अपनी चीज़ों को, एनर्जी को लगाना, और अब ना उसको एनर्जी, उसको हॉलीडे की ज़रूरत है। पुट इन, पुट इन, ही हैज़ पुट इन, ये हो जाएगा। ओके, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस सेशन में, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे बाकी क्वेश्चन। आर वाटर सप्लाई हैज़ बीन, हमारी जो वाटर सप्लाई है उसको क्या कर दिया गया है, कट अप, कट ऑफ, कट इट, कट आउट, कट ऑफ कर दिया गया है, सॉरी, हमारी जो वाटर सप्लाई है उसे क्या कर दिया गया है, कट ऑफ कर दिया गया है। कट ऑफ मीन्स संबंध विच्छेद कर दिया, शायद बिल विल जमा नहीं कराया है, उस बिल ना जमा कराने की वजह से आपके बिजली कनेक्शन को, पानी कनेक्शन को काट दिया गया है, कट ऑफ कर दिया गया है, काट के अलग कर दिया, मतलब वाटर सप्लाई, अब वाटर नहीं आएगा आपके, बिल जमा नहीं कराया होगा शायद इस वजह से। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, these old houses are going to be knocked off, knocked out, knocked down, knocked about, knocked down. इन पुराने घरों को अब नॉक डाउन किया जाने वाला है। नॉक डाउन मतलब किसी चीज़ को टक्कर मार के गिरा देना, नॉक डाउन, ध्वस्त कर देना, डिमोलिश कर देना। तो चूंकि घर पुराने हैं, इसमें अगर लोग रहते रहेंगे, ऐसे टूट गए तो जो नीचे घर में लोग दब जाएंगे, मर जाएंगे, तो वो ऐसी घटना, एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, तो इसको रोकने के लिए इन घरों को नॉक डाउन किया जाना है, इनको डिमोलिश किया जाना है, इनको ध्वस्त किया जाना है। तो नॉक डाउन यानी डिमोलिश करना, ध्वस्त कर देना, डिमोलिश, नष्ट कर देना, तो टक्कर मार के गिरा देने की बात चल रही है। दीज ओल्ड हाउसेज आर गोइंग टू बी डिमोलिश। आई होप ये 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किया है, आपको मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम।